गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी चकिया, लेक्चर बाय यास्मीन सुल्ताना। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट यानी अदलिया की तंजीम, इख्तियारात और फ़राइज़। और इसमें तमाम चीज़ें जो इख्तियारात और फ़राइज़ है, हिंदुस्तान में अदलिया की नौयत है, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, तकर्रुर है, मियार है, काबिलियत है, जजों की अलहदगी है, जजों की मरात है, अदालतों का तरीक़ाकार और अमल है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं, अपील की खुसूसी इजाज़त है, मशावरत के इख्तियारात हैं और रिकॉर्ड की अदालत। ये हिंदुस्तान की अदलिया तंजीम की तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको बताया और समझाया गया है। और दीगर मालूमात के लिए हम पूरे इसका असबाब का अहाता करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान में अदलिया की नौयत क्या है। हिंदुस्तान में अदलिया की नौयत, दस्तूर साज ने अदलिया से दिफात में ऐसी अहमियत पेश की है जिसमें बुनियादी हुकूक नजर आते हैं। अदलिया के हुकूक को तवस्सुत की शक्ल में दिया गया है। ये अदालतें हैं जो हुकूक की तमानियत फराहम करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में अदलिया को बर्ताव की मसावात और कानून की हुक्मरानी कायम करने का अहम काम अंजाम देना है, जिनसे आवाम की आबादियात और हुकूमत में महरूम रखा गया है। अदलिया को मिसाली मकाम दिया गया है। अदलिया को बर्ताव की मसावत और कानून की हुक्मरानी कायम करने का अहम काम अंजाम देना और नाआबादियात दौर हुकूमत में महरूम रखा गया था। तो यहाँ पर हम दस्तूर की निगाहबान की हैसियत से हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान के बनाए हुए दस्तूर की क़वानीन की तशरीह और तौज़ीह करते हैं। कानून की तौज़ीह और तशरीह करते हैं। तो हम दस्तूर असम्बली में दो अहम मसाइल का गौर किया गया। पहला मसला है अदलिया के लिए आज़ादी, दूसरा है मसला सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार। तो ये बात हो तो अदालती नज़रसानी का भी मसला था। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपको। अगर अदलिया को ताकतवर रहना हो तो सियासी असर और दबाव से आज़ाद रहना हो। अदलिया को अगर अपना काम करना है तो उसको सियासी दबाव में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल आज़ाद रहते हुए काम करना चाहिए। दस्तूरी दिफात में अंदर अदलिया की आज़ादी को मजबूत करने की कोशिश की गई और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत हमेशा महसूस की जाती है। अदलिया को दस्तूर का निगरान करार दिया गया। तो अदलिया दस्तूर की हिफाजत करती है, हमारे दस्तूर में बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती है। तो तमाम चीज़ें जो है अदलिया हमारे लिए महफूज मुहाफिज हमारा है। तो ये शहरियों की हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार होती है। अदलिया क्या होती है? तमाम शहरियों की हुकूक की जिम्मेदारी होती है। ये जमहूरियत की निगहबान है। अगर आज़ाद अदलिया काम नहीं करेगी, वो सियासत के दबाव में आकर काम करेगी तो हमारे लिए वो नुकसानदाह साबित हो सकती है। इसलिए अदालत हमारे तमाम हुकूक की निगहबानी करती है, नज़र रखती है और हमारे आज़ादी का मुहाफिज भी है। और ये तमाम झगड़ों को तय करती है और वफाकी साख पर ज़रूरी बोझ न पड़े। अदलिया दस्तूर की तशरीह भी करती है और अपनी जिम्मेदारों को पूरा करने के खातिर अदलिया को हमेशा कायम रखा जाता है। आमिला और मुखरना दस्तूर में इनके दिए गए अख्तियार से तजाविज़ न करें। तो जो हुकूमत तश्कील दी जाती है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि दस्तूर में दखल अंदाजी ना करें और अगर वो अख्तियार दिए गए उसका फ़ायदा गलत ना उठाएं और अपने अख्तियार को हद से ज़्यादा तजाविज़ ना करें। तो इसके बाद इस बात की तमानीत हासिल करने के लिए अख्तियार से तजाविज़ ना करना है। अदालतों को अदालती नज़रसानी का भी अख्तियार दिए गए हैं। और हिंदुस्तानी अदलिया की तहमील दूसरी अहम खसूसियात में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी अदलिया की नौयत और खसूसियत क्या है। तो वाहिद मरबूत अदालत का निज़ाम फराहम किया गया है। इसमें सबसे ऊपर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद रियासतों के तहत हाई कोर्ट आती है। तो इस पर इसके नीचे मुख्तलिफ रियासतें हैं, जैसे हाई कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट और जिले अदालतें, बहुत सारी छोटी छोटी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के तहत ही एक ही निज़ाम होता है लेकिन अलग अलग तरीके से काम करता है। तहत की अदालतें होती हैं जैसे हाई कोर्ट की निगरानी में जिले की सतह पर काम करती हैं, जैसे दफ़ा 233 और 237 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मरकज़ी और रियासती दोनों क़वानीन का नफाज करते हैं। और हिंदुस्तानी अदलिया की तहमील दर्जेवार है, नीचे की अदालत के खिलाफ अपील और मराफा ऊपर की अदालत में किया जा सकता है। यानी अगर हाई कोर्ट जिला कोर्ट के अगर हमें समझ में नहीं आया तो इजाज़त देने के बाद हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में इजाज़त देने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। थर्ड
कोर्ट का अख्तियार सारे मुल्कों को मिला हुआ होता है और वो रियासती कानून का भी करते हैं। तो तीसरा देखिए, रियासती कोर्ट रियासत की सतह पर काम करते हैं, वो मरकजी और रियासती हुकूमतों के अहकाम और मुकदमे की जांच कर सकते हैं। जिसके बाद देखिए, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को रेट्स का अख्तियार, दायरा अख्तियार हासिल है रेट्स से, तो परमानी बड़े से। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को क्या कानून पड़े थे कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया, गवर्नर, वज़ीर आज़म, मजलिस उज़रा और ये तमाम की जो तकर्रुर सदर जमहूरिया करता है। तो सदर जमहूरिया सुप्रीम कोर्ट के जज को भी तकर्रुर करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस कहते हैं, उसका भी तकर्रुर नहीं करता है। अब इसके बाद देखिए, अगर इनकी पार्लियामेंट में अगर के लिए खराब नहीं देती, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार ओहदे में आ गया तो उसको हटाना नामुमकिन है, क्योंकि फिर पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से उसके खिलाफ पूरे सबूत के साथ, अगर वो करप्शन है या रिश्वत है या, तो अगर वो पहले 15 दिन पहले उसको नोटिस लिखवाना, इसके बाद फिर उसके पार्लियामेंट में बहस और मुबाहिसे होते, इसके बाद वो अपना सफाई पेश करता है। अगर वो खाती है तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत नामुमकिन चीज़ है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया तो बहुत नामुमकिन चीज़ है। अगर उसको हटाना, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार ओहदे में आ गया जज, तो उसको हटाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसके बाद हाई कोर्ट्स है। हाई कोर्ट्स के तहत ज़िला अदालतें आती हैं जो इनके तहत काम करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके निगरान का अख्तियार नहीं रखती। यानी अगर ज़िले के तहत अदालतें काम करती हैं तो रियासती सतह उस पर निगरान का नहीं होता, क्योंकि ज़िला अदालतों का निज़ाम एक ही तरीके से चलता हुआ था, उसके हटकर काम नहीं करते। इसके बाद देखिए, अगरचे के ज़िले के तहत अदालतें रियासती हुकूमत के अख्तियार के तहत है, लेकिन उन पर फैसले से मना नहीं किया गया जो मरकज़ी कानून से मुताबिक होते हैं। यानी मरकज़ में जो कानून बनाया जाता है उस पर जो सो मना नहीं कर सकते, क्योंकि कवानीन और खासियतें और केस में जो सो सियासी जमातों का कोई असरअंदाज नहीं होता। अदलिया की तंजीम, जिसमें हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार है, पार्लियामेंट के हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार को कम वसी कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट के अख्तियार को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट में जजों के वजीफे की अलायदी उम्र में इजाफा कर सकते हैं। पार्लियामेंट के जो जजेस होते हैं ना, उनके वजीफा और उम्र में इजाफा कर सकते हैं। हिंदुस्तान को वफाकी मुल्क होने के बावजूद एक मुतहदा अदलिया और एक वाहिद निज़ाम तय किया गया है। अब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ी अदालत होती है हिंदुस्तान की, इसका फैसला आखिरी फैसला होता है, इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में वफाकी ऐसा निज़ाम है जो बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देती है। हमारे बुनियादी हकूक़ क्या है मालूम है? आज़ादी का इख्तियार, पेशा का इख्तियार, मसावत का ये तमाम चीज़ें बुनियादी हकूक़ के तहत आती है। तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाज़त ज़मानत देता है, और इसके लिए आज़ाद अदलिया का काम ज़रूरी था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में एक ऐसी जमात है जो दस्तूरी दिफात की तशरीह मुहफ़िज़ की हैसियत में काम करके अख्तियार रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो हमारे बुनियादी हक़ की हिफाजत करे और उसकी तशरीह करते हुए काम करे। मुल्क की अदालती दर्जे बंदी 1934 सुप्रीम कोर्ट का है, जिससे क़याम कब अमल में आया? 1950 में सुप्रीम कोर्ट का है। तो इस वक्त फेडरल कोर्ट के रुतबे को बुलंद करके अमल में लाया गया। कानूनी हुकूमत हिंद 1935 के तहत कायम हुई थी फेडरल कोर्ट, और इसको ज़ायद दायरा अख्तियार दिया गया, और हिंदुस्तान की प्रीवी कौंसल और हिंदुस्तान की अदालती तरफ़ को बंद बनाया गया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट अपने वसी तर दायरे और इख्तियार के साथ दीवानी, फौजदारी अपीलों को तय करने की इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मज़ीद दायरा मरकज़ी फ़लस्तीन मामले में होगा, और हुकूमत हिंद और किसी रियासत की हुकूमत को ख़ुसूसी माहरे के ज़रिए ये हवाले करें, जिसके ताल्लुक़ से पार्लियामेंट या कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दायरे का इख्तियार अता कर दिए। अब इसके बाद जो इसमें तकर्रुर है, नियाज़ है, काबिलियत है, जजों के नहीं। तकर्रुर कैसे होते हैं? तो अगर हम पढ़ेंगे तकर्रुर, काबिलियत कैसे की जाती है, तो हम पढ़ेंगे। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट 25 जजों पर और एक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होती है। 25 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है, और सदर जमहूरिया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के जैसे कि ज़रूरी समझे चीफ जस्टिस तमाम जजों पर तकर्रुर करेगा, और चीफ जस्टिस को छोड़कर किसी जज के तकर्रुर के मामले में चीफ जस्टिस से हमेशा मशवरा किया जाता है। चीफ जस्टिस की गुजारिश पर
सदर जज आरएजी जजों का तखल्लुक कर सकता है। सिर्फ एक बड़ सरकार, हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के वजीफ या जज का आरएजी बुनियाद पर, और आरएजी बुनियाद पर थोड़े दिनों के लिए तखल्लुक किया जा सकता है। अहलियतें क्या हैं देखिए, किसी शख्स को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जा सकता है मगर वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए और किसी हाई कोर्ट में जजों की हैसियत से कम से कम 5 साल वकील रहा हो, तो 5 साल का काम कर चुका हो, और किसी हाई कोर्ट में जज का काम करना 5 साल और किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल एडवोकेट का काम कर चुका है, और वो कानून की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। इसके लिए कि वो एक कानूनदान हो, मुमताज़ बोले तो बहुत ज़्यादा अहमियत, कानून का पढ़ा लिखा जो होना बहुत ज़रूरी है। तनख्वाह और मियाद, तनख्वाह कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह पार्लियामेंट की जानिब से तय की जाती है, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, जिसके अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह बहुत ज़्यादा लाखों में है और दूसरे जजेस की भी तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इनकी मियाद होती है 65 साल। 65 साल की उम्र तक वो अपने काम पर करते हैं, उसके बाद वजीफा यहाँ पर अलहदा होंगे। और एक जज 65 साल की उम्र में पहले भी इस्तीफा दे सकता है, अगर उसको समझ में नहीं आया, अगर वो कुछ भी करा तो उसको अपने अहदे से इस्तीफा देने की इजाज़त होती है। और अगर उसको हटाना है तो जुमला तदाद की कसरत और हर ऐवान में 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत मंजूर करें, तमाम तफसीलात सदर को दें और जज की जानिब से साबित गलत रवैया और अलहदगी के लिए पेश किया जाए। और इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने के लिए इस तरह की एक तहरीक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ 1993 में एक तहरीक चलाई गई थी, जो अक्सरियत से मंजूर ना हो सकी और कांग्रेस पार्टी अरकान राय गई से एतराज़ किया। और इसके बाद है जजों की मराद क्या है? जजों की मराद, अलाउंस, रुखसत, वजीफ़ा, जजेस के तकर्रुर के बाद इसकी तब्दीली नहीं की जा सकती और जिससे इसको नुकसान हो। जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुका है वो हिंदुस्तान के किसी भी अदालत में इदारे में वकालत का काम नहीं कर सकता, यानी जज बनने के बाद वकील नहीं बन सकते, वो भी काम करना चाहिए। इसके बाद अदालतों का तरीक़ेकार और अमल, पार्लियामेंट के बताया गया किसी भी कानून के ताबा सुप्रीम कोर्ट दफ्तर का हुक्म सदर की तौसीक से अदालतों में तरीक़े अमल बाज़ाब्ता आम बाकायदगी फ़राइज़ बनाती है। बैठने वाले जजों को कम से कम फिगर में सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच और वगैरह तालीम कर सकते हैं और दस्तूर की तशरीह करते हैं और सदर की जानिब से मशवरे के लिए रुजू किए गए मामले को इजलास तश्कील दिया जाता है। इन जजों में कम से कम 5 जजेस होते हैं। तो अदालत तरीक़ा का क्या होता है? हमेशा सुप्रीम कोर्ट की सदर अदालतों में क्या होता है, बाकायदा नज़्म बनाया जाता है और उनमें कम से कम जजों को बुलाया जाता है और उसमें दस्तूर की तशरीह की जाती है और अहम कानूनी मसले के जानिब उसके लिए इजलास बढ़ाया जाता है। उसमें कम से कम जजों की तादाद 5 होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले क्या हैं? ऐलान समाअत अक्सरियत के इत्तेफाक से होगा, यानी तमाम जो भी जिस मसले पे वो बैठते हैं ना, तो वो तमाम मसले कम से कम 4 जजेस या एक साथ होना चाहिए, तभी वो फैसला माना जाएगा। अगर कोई जज अक्सर के राय से इत्तेफाक ना होता तो अपने फैसला या राय ज़ाहिर करने का उसको हासिल है। इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अखराजात फंड पर आयद होंगे, पार्लियामेंट में वोट के ताबा नहीं होंगे, फीस और दूसरी रकूमात सुप्रीम कोर्ट को हासिल करें, हिंदुस्तान का फंड का जुज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात अभी हम पढ़ेंगे। तो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला वो फैसला आखिरी माना जाता है। इसके बाद दुनिया की कोई अदालत भी उसको इस फैसले को नहीं झुटला सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात देखेंगे अभी। अख्तियारात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वफाकी अपील की अदालत की हैसियत और निगहबानी या मुहाफ़िज़त की हैसियत, ये 3 चीज़ें इसमें अख्तियारात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वफाकी अदालत है, अपील की अदालत है और मुहाफ़िज़ की हैसियत में इसको तकसीम कर दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अभी। दस्तूर में मरकज़ और रियासत के दरमियान तस्फ़िया की गई। मरकज़ और रियासत हम इससे पहले पढ़े कि मरकज़ और रियासत में हमेशा तनाज़ात होते हैं, सरहदों को लेकर, पानी को लेकर और कई मसाइल को लेकर होते हैं। तो वो उस फैसले को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट
اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دونوں کے تنازعات کو دور کر سکیں. اور ابتدائی اور آخری سماعت اسی کی ہوتی ہے جس کے فیصلے کو ماننا ہر شہری کے لیے ضروری ہے. تو اپیل کی عدالت آخری حیثیت سپریم کورٹ ہی کہلاتی ہے اور یہ ملک کی آخری عدالت بھی ہے، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے. اور اس کے بعد مقدمات دو قسم کے ہوتے ہیں. مقدمات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فوجداری ہوتی ہے اور ایک دیوانی ہوتی ہے. تو فوجداری میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فوجداری میں ہوتا ہے چند مجرمانہ سرگرمیاں. مجرمانہ سرگرمیاں ہوتا ہے بہت زیادہ جو کیا ہوتے ہیں ڈانس وغیرہ رہتے ہیں نا، جو بلاسٹ کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں یا پھر قتل کرتے ہیں، غرض کرتے ہیں. فوجداری مقامات یعنی فوج میں جو غداری کرتے ہیں، یہ بہت سارے الگ الگ قسم کے وہ ہوتے ہیں. دیوانی بولے تو جس میں جائیداد، گھریلو جھگڑے، تشدد کے جھگڑے وغیرہ آتے ہیں اس کے اندر. سپریم کورٹ اپیل کے دائرے کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کو بھی. تو دیوانی یا فوجداری قانون کی تشریح کا مسئلہ ہو یا دیوانی مقدمات جن میں کوئی دستوری سوال نہ اٹھایا گیا ہو، ایسے فوجداری مقدمات جن میں کوئی دستوری مسئلہ نہ ہو. تو سپریم کورٹ کی اپیل صرف عدالت کی خاص اجازت دی جا سکتی ہے. قانون کی تشریح پر اہم قانونی سوال اٹھتے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے سوالات اپیل کی جا سکتی ہے. اور دوسرے تمام مقدمات جن میں کوئی دستوری سوال زیر بحث نہ ہو، سپریم کورٹ کو ایسی صورت میں اپیل کی جا سکتی ہے جبکہ ہائی کورٹ یہ تصدیق کرے اس کیس میں اہم قانونی سوال زیر بحث ہے. کبھی جب ہم سپریم کورٹ کو جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اگر وہ اجازت نہ دے تو ہم سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ کی رائے میں یہ سوال سپریم کورٹ کو طے کرنا چاہیے. جہاں تک فوجداری مقدمات کا سوال ہے، اس میں ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی اور فوجداری کارروائی میں کسی فیصلے، حکم یا سزا کا خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے. ایسی صورت میں ہائی کورٹ میں نتیجے کی عدالت میں ملزم کے بری کے حکم کو الٹ دیا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی ہو یا دوسری چیز. تو یہاں پر ہائی کورٹ کی جانب سے موت کی سزا دی جانے پر ہمیشہ سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی. اور دوسری فوجداری مقدمات میں موت کی سزا کا مسئلہ نہ ہو تو سپریم کورٹ کو اپیل سے بنیاد پر کی جا سکتی ہے کہ ہائی کورٹ نے تصدیق کی ہے کہ سپریم کورٹ کی اپیل کی سماعت کے لیے موجود ہے. اس وقت تک صداقت نامہ اجارہ نہیں کریں گے جس بات کا اطمینان نہ ہو. تو سپریم کورٹ فوجداری کارروائی میں ہمیشہ اپیل کی جا سکتی ہے اگر ہائی کورٹ یہ تصدیق کر دے اور قانون بنا. سپریم کورٹ فوجداری معاملات میں اپیل کی سماعت کا کیا کر سکتی ہے؟ اپیل نہیں کی جا سکتی اور وہ قانون بنا سکتی ہے. اور وہ سپریم کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلوں میں، بلکہ ملک کے اندر دوسری عدالت پر ٹریبیونل کے فیصلوں پر مداخلت کر سکتی ہے. اس کے بعد اپیل کی خصوصی اجازت. اپیل کی خصوصی اجازت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جہاں تک ہو سکے ہندوستان کے علاقے کے اندر یا کسی عدالت کے ٹریبیونل مقدمے میں فیصلے، فرمان، تصفیہ، سزا یا حکم کی اپیل کی خصوصی اجازت دی جا سکتی ہے. درحقیقت یہ وسیع اختیارات ہیں سپریم کورٹ کو. تو اب دفعہ 136 میں افواج یعنی فوج کے معاملے میں ہندوستان کے کسی بھی عدالت میں ٹریبیونل کے کسی مقدمے میں سزا کے حکم کے خلاف اپیل کی خصوصی اجازت دی جا سکتی ہے اور ہائی کورٹ مداخلت نہیں کرے گی جہاں فیصلہ ثبوت پر مبنی ہو، جبکہ فیصلہ پاک و صاف ہو تو غیر منصفانہ، نامعقول کہہ کر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہائی کورٹ پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور یہ ٹریبیونل کا یا عدالت کا فیصلہ اپیل کرنے والوں کے حق میں واضح طور پر منصفانہ سے اپیل کرنے والے پر ہے. سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ بے انصافی کا حل نکالے اور عدالتی مداخلت کے لیے دفعہ 32 اور 226 کے تحت سے مختلف ہونا چاہیے. اس کے بعد مشاورتی اختیارات ہیں. مشاورتی اختیارات کیا ہیں؟ اس میں سپریم کورٹ کی صدر کی درخواست پر عوامی اہمیت حقائق اپنا مشورہ دے سکتی ہے جس پر صدر سمجھتا ہے رائے حاصل کرنا ضروری ہے. تو مثال کے طور پر ایسے کیسز جس پر عوام کی رائے زیادہ منحصر ہوتی ہے، جیسے کئی ایسے مقدمے ہیں جس پر عوام اپنی رائے دے سکتی ہے. حال ہی میں جو حادثہ ہوا تھا دہلی میں، تو اس پر عوام اپنی رائے یہ کرے کہ وہ ملزموں کو پھانسی کی سزا دی جائے، اسے نہ چھوڑا جائے. کئی ایسے کیسز ہوئے جس پر عوام کی رائے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں تو لیتے ہیں، لیکن فیصلہ وہی کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہندوستان میں حالیہ میں جو آپ کو معلوم ہے
तो वो अपील की खसूसी इजाज़त से पहले क्या करते हैं, वो आवाम की राय भी लेना ज़रूरी समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपना मशवरा देने से इनकार भी कर सकती है। मसलन सुप्रीम कोर्ट है राम जन्मभूमि यानी बाबरी मस्जिद का जो केस था ना, कई सालों तक चला, वो वहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, उसको तोड़कर फिर उसको वही राम जन्मभूमि का मसला था जो बहुत ही तनाज़ात से भरा हुआ था। उसका फ़ैसला इतना आसान भी नहीं था, इतना मुश्किल था, कई साल लग गए उसको निकालने में। तो अपने सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस पर क्या करती, अपना मशवरा बिल्कुल नहीं देती कि ये ऐसा है वैसा है, बल्कि तो उसके लिए तहक़ीक़ात और आसार क़दीमा के बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके बहुत सारे मामलात में डायरेक्ट अपना फ़ैसला नहीं सुनाती। तो अपना मशवरा देने से भी इनकार किया था, जहाँ पर 1951 में SC 747 में लिया गया था। तो कानूनी केस था ये दहली क़वानीन एक्ट के तहत, केरला तालीमी मसूदा, ऐसे केसेस हैं जो आपको इसमें दिया। रियासती मुकर्ररा के इख्तियारात और गुजरात इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशावरती इख्तियारात अदालत को हासिल हैं। अब रिकॉर्ड की अदालत क्या है, देखिए रिकॉर्ड की अदालत है, सुप्रीम कोर्ट की एक रिकॉर्ड की अदालत है। इसमें मुकदमात, फैसले हमेशा याददाश्त, जब कभी ज़रूरत हो तो क़ानून क्या है इसे सबूत के तौर पर पेश करने के लिए रिकॉर्ड रखे जाते हैं। रिकॉर्ड की अदालत इस बात की दलील देती है कि रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उसकी अथॉरिटी किसी पर अदालत सवाल नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड की अदालत से मुराद अपनी तहक़ीक़ के लिए सज़ा दे सकते हैं। अमूमन इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, जैसे अरुंधति राय के ख़िलाफ़। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं जो मिसाल के तौर पर अरुंधति राय है जो एक सामाजिक कारकुन है, तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही बहुत सारे सज़ा। तो हाई कोर्ट है। अब इसके बाद आई हाई कोर्ट। ये रियासती तहत की आती है। रियासती तहत के तहत हाई कोर्ट होती है। तमाम अदालतें दीवानी फौजदारी कानून पर अमल करती हैं और अदालती तंजीम की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद हाई कोर्ट आती है, इसके बाद ज़िला कोर्ट आती है, इसके बाद सेशन कोर्ट, मंसिब कोर्ट, ऐसी अदालतें आती हैं जो अपने अपने तहत के तहत रियासती हुदूद के तहत काम करती हैं, ज़िले के तहत हुदूद काम करती हैं। और इस तरह हाई कोर्ट किसी तरह कंट्रोल का इस्तेमाल करे। इसके अख्तियारात समाअत में मदाखलत करने या माहिर रियासत की एक हाई कोर्ट होती है जो 28 रियासतों में 18 हाई कोर्ट से एक मरकज़ी इंतज़ाम। दिल्ली में भी एक हाई कोर्ट है जो अपने हुदूद में फ़राइज़ अंजाम देती है। बाज़ वक़्त दो रियासतें एक ही अदालत रखती हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब, हरियाणा, मरकज़, ये रियासतों में सिर्फ एक ही है। चंडीगढ़ में भी एक ही मुश्तरका हाई कोर्ट है। बाद जगह अलग अलग रियासतों में अलग अलग हाई कोर्ट होती है, लेकिन बाद 2 रियासतों के लिए एक ही हाई कोर्ट होती है। अभी जैसे अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सिर्फ एक ही अदालत है जो हैदराबाद में है। अब इसके बाद देखिए हाई कोर्ट, अभी हम पढ़े हैं हाई कोर्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक ही है। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी फौजदारी दीवानी अदालतें हैं और अदालती तंजीम में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। और रियासती कोर्ट के हाई कोर्ट की तंजीम और दफ़ा दस्तूर में शामिल कर दिए गए हैं। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तो सेम एज इट इज़ जैसे सुप्रीम कोर्ट की अदालतें थे वैसे ही हाई कोर्ट की अदालतें के जजें भी होती हैं, उनका तकर्रुर भी सदर जमहूरिया करता है। और उनके जिस तरह से इनको अहलियतें और पढ़ाई वो ज़रूरी है ना, उसी तरह हाई कोर्ट के अदालतों के लिए भी सेम वैसी है। इसके बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे। तो इसके अख्तियारात में हर एक रियासत में एक हाई कोर्ट होती है, जैसे अभी पढ़े पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में। तो जजों का तकर्रुर कैसे होता है, उनकी अहलियत क्या होनी चाहिए और मुलाजिमत के लिए क्या शराइत पार्लियामेंट में बताया गया है, उसके हिसाब से हम जजों को इसका तकर्रुर किया जाता है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट, जैसे पढ़े ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए 24 जजेस होती हैं, एक चीफ जस्टिस होता है। और यहाँ पर भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, दीगर जजों पर मुश्तमिल होता है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और रियासत के गवर्नर के मशवरे से करता है। और हाई कोर्ट के जज का तकर्रुर किसी भी शख्स को अहल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान का शहरी होना, अदालती ओहदे पर कम अज़ कम 10 साल फायज रहना, हाई कोर्ट का एडवोकेट वकील रहना और मुमताज़ कानूनदान होना। और इसकी उम्र 62 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। जज के वजह से इसकी मियाद की तकमील से कबल
सदर की जानिब से हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट के दोनों अवाने अपनी अराशीद की अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए हाई कोर्ट के जजों के तकर्रुर और तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं और उनको अलाउंस मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है और मियाद तक उनको कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। मानी इमरजेंसी के दौरान जजों की तनख्वाह में कमी कर देना या उनके हकदार होते हैं हिंदुस्तान के फंड से अदा किया जाता है। तो वजीफी या वकालत करने की इजाज़त नहीं होती इन्हें। अदालत में जहाँ मुस्तकिल जज थे वहाँ पर अदालत में वकालत कर सकते हैं या हाई कोर्ट के जज को अपना ऑर्डर संभालने से पहले अहले का हल्फ लेना पड़ता है और सदर जनरल एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तबादला कर सकता है और मियाद 2 साल से तजावज़ नहीं होगी। इख्तियारात और फ़राइज़ देखिए, रियासती हाई कोर्ट के इख्तियारात बयान नहीं किया गया है। दस्तूर की सुप्रीम कोर्ट को दस्तूर के तहत कायम किया गया है और इख्तियारात देखिए इसको जहाँ पार्लियामेंट 2 से ज़्यादा रियासतों के लिए एक ही अदालत कायम की गई। रियासत के हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार रियासत के इलाके के आखिरी हद तक महदूद होता है और दीवानी, फौजदारी, आला तरीन अदालतें साथ साथ वसीयत नामों, दिवालियापन, फौजी मुकदमात, अज़वाजी ताल्लुकात ये उमूर को भी देखिए। दीवानी फौजदारी अभी हम बड़े फौजदारी में तो बड़े बड़े केसेस होते हैं। दीवानी में घरेलू झगड़े, तशद्दुद, जायदाद के झगड़े ये उसके अंदर सुनवाई होती है तो उसमें अज़वाजी ज़िंदगी ताल्लुकात से भी बहस की जा सकती है। तो तमाम रियासतों में हाई कोर्ट को जो अख्तियार दिए गए हैं इसमें आपको जो अदालत के ज़रिए जो इशू होते हैं ना ऑर्डर्स जिसको कहते हैं जियो ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो निकलते हैं अदालतों के ज़रिए जो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं पता है? हाज़री, मुलज़िम, ताकीदी, इम्तिनाई, इज़हार अख्तियार, मुसलतलबी ये तमाम लेसन आपको अलग अलग इसके बारे में आपको इंशाअल्लाह अगले लेसन में समझा दूँगी। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको इसमें शामिल किया गया है और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट और बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करती है और हाई कोर्ट दीवानी, फौजदारी, मालगुजारी समाप्त करती है और अगर कानून की कोई गलती सरजद हुई तो मुकदमे के तहत अदालत से वापस लेने के लिए और उसे खुद तय करती है, फैसले की नकल के साथ वापस करती है। हाई कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो कानून को कालेजम करार दे यानी बातिल करार दिया जाए। हाई कोर्ट इन सारे इलाकों के लिए इख्तियार समात रखती है और हाई कोर्ट ऐसी अदालतों के रिटर्न तलब कर सकेगी जो ऐसी अदालतों के तरीक़ेकार और मुनज़्ज़िबत करने के लिए नमूने मुकर्रर किए गए हैं। हाई कोर्ट मुकदमा को अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल कर सकती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की निगरानी का ऐसा हक अदा किया गया है। सुनाए मातहत अदालतें हैं, ये बड़ी हद तक कोशिश की गई है कि अदालतों को आमिला से आज़ाद रखा जाए और इसमें 2 तहत है, ज़िला और मातहत जजों की तक़र्रुरात शरायत का तयन करना, पूरी दीवानी अदालतों को हाई कोर्ट के कंट्रोल में देना। तो ज़िला जजों का तक़र्रुर गवर्नर की जानिब से की जाता है और ज़िला जजों की तरक़्क़त हाई कोर्ट के मशवरे से की जाती है। कोई भी शख्स ज़िला जज की हैसियत से तक़र्रुर का अहल होगा, कम अज़ कम 7 साल एडवोकेट रहना चाहिए और रियासती खिदमत में ओहदेदार होना चाहिए। ज़िले जजों को तक़र्रुरात गवर्नर की जानिब से हाई कोर्ट और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के मशवरे से किए जाते हैं। हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि तमाम ज़िलाई अदालतें दीगर मातहत अदालतों पर अपनी निगरानी रखें और हाई कोर्ट इख्तियारात, कानूनी तरक्की, रुख़सती के मंजूरी वगैरह रियासती अदालती मुलाजिमत से ताल्लुक़ रखते हों, पूरे हिंदुस्तान में कम व पेश एकसा हो। अदालती नज़्म के मकसद की खातिर हर रियासत मुख्तलिफ अज़ा में तकसीम की गई है। ज़िले अदालतों के बाद सब जज अदालतें और छोटे मुकदमों की अदालतें या मुनसिफ अदालतें बड़े कस्बों यानी बड़े बड़े शहरों में या गाँव में लगाई जाती हैं जो फ़ौरन 500 रुपये की मालियत देकर मुकदमात की फ़ैसले करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास अगर ज़्यादा केसेस हैं उन्हें जल्दी सुनवाई करना है तो बड़े शहरों में या छोटे छोटे गाँव में क्या करते हैं, छोटी छोटी अदालतें लगाई जाती हैं जो 500 रुपये लेकर अपना फ़ैसला सुनाती हैं। यानी उस पर भी माहिरीन जजेस होते हैं और वकील होते हैं। वहाँ अगर आपको फ़ैसला समझ में नहीं आया तो फिर अदालत तक का फ़ैसला आने तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसे सब्जेक्ट कोर्स कहते हैं जिनकी मालियत 5000 रुपये से ज़्यादा होती है।
تو سب سینئر جج سب ججوں کی عدالتیں ہیں جو رقم کی مقدمات کی سماعت کرتی ہیں اور ان کے فیصلوں کے خلاف ضلع کورٹ کی جانب سے لیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں فوجداری عدالتیں بھی ہیں۔ بڑی سیشن جج کی عدالت ہوتی ہے۔ عدالت ضلع میں سب سے بڑی فوجداری عدالت ہے جو سنگین قتل اور جرائم شامل سماعت کرتی ہیں، باضابطہ اس کو حوالے کرتی ہے اور کسی بھی سزا دینے کو مجاز ہے۔ تاہم سزائے موت کو سیشن عدالت کی جانب سے دی جائے تو ہائی کورٹ منظوری ضروری ہے۔ چھوٹے فوجداری مقدمات 1 ہفتے کی سزا، 50 روپے تک جرمانہ اور سماعت نہیں کر سکتے۔ 2 سال تک کی قانونی سزا، 1000 روپے جرمانے تک کی سزا دیتے ہیں۔